बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे डर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड रोल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड इम्यूनिटी के बारे में। ओके, सो पिछली वीडियो के अंदर हमने एपिडर्मिस के बारे में डिस्कस किया था। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डर्मिस। ठीक है, ये डर्मिस लेयर जो है ना, दिस इज द लेयर ऑफ स्किन और ये एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। ओके, so this is the layer of skin which is called the dermis and it consists of living cells, blood vessels and nerves। ठीक है, so basically dermis वाली जो layer होती है ना, इसके अंदर काफ़ी सारे living cells पाए जाते हैं। ओके, so ये जो पूरी layer है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, so this is the dermis। ठीक है, so इसके अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे nerve fibers पाए जाते हैं। ठीक है, so this is the nerve और इसके अंदर रिसेप्टर्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे ब्लड वेसल्स भी पाए जाते हैं। ओके, सो ये जो आप देख रहे हो ना रेड से, so these are the blood vessels। okay, so it has sweat secreting sweat glands and sebum secreting sebaceous glands। ठीक है, sebum क्या है, दिस इज द ऑयल लाइक स्ट्रक्चर। सो इसी डर्मिस के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेट को प्रोड्यूस करते हैं और सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीबम को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सीबम क्या है, सीबम दिस इज द ऑयल लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे भी दिखा दूँ। सो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द हेयर फॉलिकल। ठीक है, ये बेसिकली हेयर फॉलिकल है और ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला दिस इज द ऑयल ग्लैंड या जैसे हम सेबेशियस ग्लैंड भी कह सकते हैं। ओके, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पूरा वाला दिस इज द स्वेट ग्लैंड। ओके, so the later opens into the hair follicles to lubricate the hair। देखिए, अब जो हेयर होते हैं ना, बेसिकली हमें पता है कि हमारे चमड़ी में काफ़ी सारे हेयर्स भी होते हैं। ओके, सो दीज आर द हेयर्स। ये जो हेयर्स है ना, ये बेसिकली हेयर फॉलिकल से निकलते हैं। ठीक है, सो ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द हेयर फॉलिकल और इसी हेयर फॉलिकल से यूं बाल जो है ना वो अराइज हो रहा है। ओके, अच्छा, अब जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं ना, सेबेशियस ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन को, यानी कि जो वो सीबम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो सीबम अपना सेबेशियस सॉरी हेयर फॉलिकल के अंदर डाल दे रहे हैं। ठीक है, सो इसको मैं दोबारा से समझा दूं। बेसिकली जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो अपना सीबम लाइक स्ट्रक्चर, जो ऑयल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको डाल देते हैं इन द हेयर फॉलिकल। ठीक है, उनको हेयर फॉलिकल के अंदर डाल देते हैं ताकि जो हेयर है ना, उनका हेयर बेसिकली क्या रहे, मॉइस्ट रहे। ओके, सॉफ्ट रहे। So the sebum contains some acids which make a thin film on the skin surface। ठीक है, अब बेसिकली जो सीबम होता है ना, सीबम एक ऑयल लाइक स्ट्रक्चर है और सीबम जो है ना वो काफ़ी सारे एसिड से बना हुआ होता है। ओके, सो सीबम के अंदर कुछ एसिड्स होते हैं और ये जो सीबम है ना, ये हमारे स्किन सरफेस पे भी चला आता है। ओके, सो बेसिकली ये जो सीबम है, ये सबसे पहले चला जाता है हेयर फॉलिकल के अंदर, फिर हेयर फॉलिकल के बाद ये हेयर्स के ऊपर चला जाता है। ठीक है, और फिर हमारे चमड़ी के सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, जैसे ही वो चमड़ी के सरफेस पे आ जाता है तो बेसिकली वहाँ पे एक थिन सी लेयर बना देता है। ठीक है, फिल्म यानी कि लेयर। ओके, सो इसको मैं यहाँ पे बताऊँ, सपोज दिस इज द स्किन एंड दिस इज द हेयर फॉलिकल। ठीक है, यहाँ से हेयर अराइज हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेबेशियस ग्लैंड, ठीक है, जिसने सीबम को सबसे पहले डाल दिया इन द हेयर फॉलिकल। ठीक है, फिर वो सीबम जो ये हेयर के थ्रू होते होते हमारे चमड़ी के सरफेस पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसने एक थिन लेयर सी बना दी। ओके, सो दिस इज द थिन लेयर। ओके, सो ये जो थिन लेयर है, इट एक्ट्स एज अ केमिकल बैरियर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू पेनिट्रेट थ्रू इट। ठीक है, अब ये जो थिन वाली लेयर है ना, ये क्या करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप करती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकती है ताकि वो चमड़ी को पेनिट्रेट ना कर पाए। ठीक है, चमड़ी को चीर ना पाए। ओके, on the other hand, sweat gland do contribute to this chemical barrier, thereby secreting variety of polypeptide for the inhibition of growth of microorganism on the skin surface। अब हमें पता है कि sweat glands है वो sweat प्रोड्यूस करते हैं, पसीना प्रोड्यूस करते हैं और पसीना जो है ना वो हमारी चमड़ी के ऊपर भी आ जाता है। अब ये जो पसीना है ना, इस पसीने के अंदर काफ़ी सारे पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं और ये पॉलीपेप्टाइड्स क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसको इनहिबिट कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। ओके, सो देन वी हैव द हाइपोडर्मिस। ठीक है, हाइपोडर्मिस जो है ना, ये डर्मिस के नीचे पाई जाती है और हाइपोडर्मिस के अंदर बेसिकली काफ़ी सारे फैट पार्टिकल्स जो है ना वो पाए जाते हैं, काफ़ी सारी चर्बी पाई जाती है। ओके, सो दिस इज द हाइपोडर्मिस। ये जो आप लेयर देख रहे हो ना, दिस इज द हाइपोडर्मिस और इसमें ये जो आप येलो से देख रहे हो ना, ये काफ़ी सारे स्ट्रक्चर, दीज आर द फैटी टिश्यूज। ठीक है, दीज आर द फैट्स। ओके,
सो इट कंटेन मेनली फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यू। देखिए इस हाइपोडर्मिस के अंदर क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यूज होते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर फैट मौजूद होता है और जो कि फैट को स्टोर करते हैं, ओके। और इसी हाइपोडर्मिस के अंदर काफी सारे कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं, ओके। सो इट कनेक्ट्स द स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स एंड द बोन्स, ठीक है। अब ये जो हाइपोडर्मिस है ना, हाइपोडर्मिस बेसिकली हमारे मसल से और बोन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। सो सपोज दिस इज द मसल, ये एक मसल है, ठीक है, और ये हमारा बोन है, ओके। सो दिस इज द बोन। सो बेसिकली ये जो मैं बना रहा हूँ ना, सो दिस इज द हाइपोडर्मिस, ओके। सो बेसिकली जो हाइपोडर्मिस होती है वो हमारे मसल के साथ और हमारे बोन्स के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है। सो इट सर्व्स एज एन इंसुलेटिंग लेयर। देखिए हाइपोडर्मिस क्या है, इंसुलेटिंग लेयर है। इंसुलेटिंग का मतलब ये है कि जिसमें से हीट पास ना कर सके। अब हीट पास क्यों नहीं कर पा रही, बिकॉज हाइपोडर्मिस के अंदर चूंकि फैट मौजूद है तो हीट जो है ना वो फैट के थ्रू पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ठीक है। सो इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊं, सपोज दिस इज द फैट, ठीक है, ये क्या है, ये फैट है जो कि हाइपोडर्मिस के अंदर मौजूद है। अब ये जो हीट जो है ना, हीट इस फैट में से पास नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, इस फैट में से आर पार नहीं हो पाएगी, ओके। जिसकी वजह से हीट जो है ना वो हमारे बॉडी के अंदर ही रहती है, ये रिफ्लेक्ट कर जाती है लेकिन फैट को क्रॉस नहीं कर पाती, ओके। जिसकी वजह से हम हाइपोडर्मिस को एज एन इंसुलेटिंग लेयर भी कहते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है ना ये भी इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अवर गट, जीआईटी, देखिए जो गट है ना हमारी पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द फेरिंग्स अप टू द एनस, ओके। सो इट इज लाइन इंटरनली बाय द म्यूकोजा, ठीक है। म्यूकोजा क्या है, म्यूकोजा बेसिकली एक लेयर है जो कि काफी सारे म्यूकोजल सेल्स एंड एपिथेलियम सेल से मिलके बनी हुई होती है, ओके। म्यूकोजल सेल्स बेसिकली म्यूकोजा सीक्रेट करते हैं, ओके। So in addition, our stomach has gastric glands which secretes the HCl and variety of enzyme to destroy the intruding noxious microorganism. Noxious यानी कि dangerous. So basically हमारे स्टमक के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पे पाए जाते हैं, इसी म्यूकोजा के अंदर। देखिए हमारे स्टमक के अंदर भी म्यूकोजा पाई जाती है और उस म्यूकोजा के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं और बाकी जो मुख्तलिफ एंजाइम्स हैं उनको भी सीक्रेट करते हैं, ठीक है, ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो मुख्तलिफ एंजाइम है वो डेंजरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकें, ओके। This internal lining, कौन सी internal lining, mucosa, okay. So the internal lining of mouth, nose, digestive tract, respiratory passage and lungs, urinary tract etc contains the mucus secreting cells, hence it is also known as the mucous membrane और mucosa, ठीक है। mucosa को आप mucous membrane भी कह सकते हैं और ये mucous membrane जो है ना हमारे माउथ में मौजूद होती है, हमारे नोज में मौजूद होती है, हमारे पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मौजूद होती है, हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वहाँ पे मौजूद होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो कि ट्रेकिया के अंदर मौजूद होता है। हमारे लंग्स के अंदर भी बेसिकली ये म्यूकोजल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर यानी कि जो यूरिटर्स होते हैं ना, आप सेकेंड ईयर के अंदर हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे। सो बेसिकली जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है ना वो बेसिकली बना हुआ होता है किडनी से, ठीक है। सो सपोज दीज आर द किडनी, ये बेसिकली किडनी है। किडनी के बाद आता है हमारे यूरिटर्स, ठीक है। यूरिटर्स बेसिकली ट्यूब होते हैं, ठीक है। और यूरिटर्स के बाद आ जाता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ये सारी चीजें हम सेकेंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस एंटायर दिस इज द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि यूरिन कैसे बनता है, पेशाब कैसे बनता है। तो इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर ये जो यूरिटर्स हैं, ये जो किडनीज हैं, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है, इनके अंदर भी बेसिकली म्यूकोजल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो कि खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, ओके। सो बेसिकली इसी म्यूकोजा के अंदर काफी सारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है। द म्यूकोजा नॉट ओनली सर्व्स एज नॉन स्पेसिफिक फिजिकल बैरियर ड्यू टू इट्स compact nature but also provide a biochemical barrier through its mucus which contains many antimicrobial peptides, ठीक है। अब देखिए ये जो म्यूकोजा है ना, हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है, फर्स्ट लाइन डिफेंस नॉन स्पेसिफिक होती है, ओके। और उसी फर्स्ट लाइन डिफेंस के अंदर दो चीजें आ जाती हैं, स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ये क्या है, दिस इज द नॉन स्पेसिफिक फिजिकल बैरियर, ठीक है ना। ये तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टॉप करती है। कैसे स्टॉप करती है, ये बेसिकली इस एयर पैसेज वे के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बेसिकली जो हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया के अंदर काफी सारे सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं और काफी सारे म्यूकस सेल्स भी होते हैं जो कि म्यूकोजा म्यूकस को सीक्रेट करते हैं, ठीक है।
फिर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स इन बैक्टीरियाज वगैरह जो है वो उस म्यूकस में ट्रैप हो जाते हैं और फिर सीलियाज जो है ना वो क्या करते हैं कि उसी म्यूकस को जिसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है उसको बेसिकली ईसोफेगस के अंदर डाल देते हैं। ओके, सो ये हम आगे भी चल के पढ़ेंगे। ओके, सो बेसिकली म्यूकोजा जो है ना ये फिजिकल बैरियर के तौर पे भी एक्ट करता है, ठीक है। और चूंकि म्यूकोजा म्यूकस भी प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इस म्यूकोजा लेयर के अंदर काफ़ी सारे म्यूकस सेल्स भी होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। इसी म्यूकस के अंदर क्या होते हैं, काफ़ी सारी एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स होते हैं, ठीक है ना। पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल होते हैं, और ये प्रोटीनिशियस मॉलिक्यूल क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ओके, moreover the mechanical action of the peristalsis of the gut also moves out the select mucus along with the undigested food which is called the feces, ठीक है। अब देखिए ये हम डाइजेशन वाले चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ चुके हैं कि पेरिस्टाल्सिस क्या होती है। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ। पेरिस्टाल्सिस जो है ना ये हमारे फेरेंक्स से स्टार्ट होती है। पेरिस्टाल्सिस बेसिकली एक वेव है, ठीक है, जो कि तब प्रोड्यूस होती है जैसे ही खाना हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को टच करता है, ठीक है। जैसे ही खाना जो है ना वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को जैसे ही टच करता है, जैसे कि फेरेंक्स हो गया, तो फिर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक वेव जो है ना वो जनरेट होती है। कैसे जनरेट होती है, बेसिकली हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर काफ़ी सारे स्मूथ मसल्स होते हैं। उन्हीं स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो है ना वो जनरेट होती है, ठीक है। और पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो ये ईसोफेगस के अंदर भी बनती हैं, स्टमक के अंदर भी बनती हैं और इंटेस्टाइन के अंदर भी बनती हैं, ठीक है। अब इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना वहाँ पे भी बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना वो मौजूद होती है जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है, ठीक है। और बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, काफ़ी सारे फीसिस होते हैं, ठीक है। सो फीसिस जो है ना और जो सिलेक्ट म्यूकस है ये पेरिस्टाल्टिक वेव्स के थ्रू हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं, ठीक है। सिलेक्ट म्यूकस यानी कि ऐसा म्यूकस जो कि सेपरेट हो गया है म्यूकोजा से, ठीक है ना, ऐसा म्यूकस जो कि म्यूकोजल से सेपरेट हो गया है। ओके, सो सिलेक्ट म्यूकस और जो फीसिस है वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं बाय एनस थ्रू द पेरिस्टाल्टिक वेव्स। ओके, in addition to the above mentioned defenses, our digestive tract is also equipped with substantial amount of the lymphoid tissues being located in the three sections, ठीक है। अब बेसिकली डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलावा हमारे बॉडी के अंदर कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं। और ये लिम्फॉइड टिश्यूज क्या हैं, दीज आर द इम्यून टिश्यूज, ठीक है। ये इम्यून टिश्यूज हैं जो कि इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट लिम्फॉइड टिश्यू इज द टॉन्सिल्स, ठीक है। टॉन्सिल्स जो है ना ये क्या है, ये बेसिकली लिम्फॉइड टिश्यू है, लिम्फॉइड ऑर्गन है जो कि हमारे फेरेंक्स में मौजूद होता है। ओके, और ये टॉन्सिल्स क्या करते हैं कि ये जो टॉन्सिल्स है ना ये जो फॉरेन बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं उनको किल कर देते हैं। ओके, देन वी हैव द पेयर्स पेचेस, ठीक है। पेयर पेचेस क्या है, दीज आर आल्सो द लिम्फॉइड ऑर्गन या लिम्फॉइड टिश्यू के लिए जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। देन वी हैव द अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स इज आल्सो द लिम्फॉइड टिश्यू, ये भी एक लिम्फॉइड टिश्यू है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। ओके, जो सीकम होती है, सीकम के बिल्कुल पीछे वाले साइड पे मौजूद होता है। ओके, so the lymphoid tissue is rich in macrophages and lymphocytes for the protection against the pathogenic microorganism which they encounter, ठीक है। अभी इन्हीं lymphoid tissues के अंदर ये जो tonsils हो गए, पेयर पेचेस हो गए, appendix हो गए, इन्हीं lymphoid tissues के अंदर काफ़ी सारे macrophages पाए जाते हैं। मैक्रोफेजेस क्या हैं, दीज आर द टाइप ऑफ WBCs, ठीक है। मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं और लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये फॉरेन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। ओके, so another section or sector of the lymphoid tissue are the WBCs, which are the plasma cells and lymphocytes wandering in the basement membrane of the small intestine। देखिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एपिथीलियम होती है ना, एपिथीलियम के बिल्कुल नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। सो इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊँ, सो सपोज दिस इज द एपिथीलियल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एपिथीलियल लेयर, ये पूरी की पूरी एपिथीलियल लेयर है जो काफ़ी सारे एपिथीलियल सेल से मिलके बनी हुई होती है। ओके, और ये चीज़ आपने याद रखनी है, जितनी भी एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, तमाम एपिथेलियल मेम्ब्रेन के नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन,
ठीक है, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जितनी भी एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो तमाम एपिथेलियल लेयर के नीचे पाई जाती है। ओके, सो इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे प्लाज्मा सेल्स होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा सेल क्या है, दीज आर आल्सो द टाइप्स ऑफ WBCs, और ये हम आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। जो प्लाज्मा सेल्स है ना, ये एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देती है। और ये प्लाज्मा सेल बने कहाँ से, ये बी लिम्फोसाइट से बने। ठीक है, ये सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। सो प्लाज्मा सेल्स होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, और कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं। ओके, so number of lymphocytes also present in the epithelial cells of the mucosa offer another protection against the pathogenic microorganisms। so जो म्यूकोजा होती है, जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होती है, उस म्यूकोजा के अंदर जो म्यूकोजल सेल्स होते हैं, ठीक है, सॉरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं, म्यूकोजल सेल नहीं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। ठीक है, सो उन एपिथेलियल सेल्स के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, और वो लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं कि जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे हमें बचाते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एयरवे, एयर पैसेज वे रोल इन द फर्स्ट लाइन डिफेंस। अच्छा, इस डायग्राम के अंदर देख लें, सो ये जो आप देख रहे हो ना, सर्कुलर सर्कुलर, दीज आर द पेयर पैचेस। ठीक है, दीज आर द पेयर पैचेस, और पेयर पैचेस क्या हैं, दीज आर द लिम्फोइड टिश्यूज जो कि फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। ओके, सो इन द एयर पैसेज वे, अच्छा ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, मैं यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। सो सपोज दिस इज अ ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया है। ठीक है, सो दिस इज द ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद आ जाता है हमारा ईसोफेगस। ठीक है, ट्रैकिया के बिल्कुल करीब होता है हमारा ईसोफेगस। सो इस ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, काफी सारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं और काफी सारे म्यूकस सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे पाए जाते हैं ना, वो सीलिएटेड होते हैं। ठीक है, यानी कि काफी सारे सीलियाज जो है ना यहाँ पे मौजूद होते हैं। ओके, अब क्या होता है कि म्यूकस सेल्स जो है ना, ये म्यूकस सीक्रेट करते हैं। ठीक है, ये सीक्रेट हो गया यहाँ पे म्यूकस। ओके, सो दिस इज द म्यूकस। अब क्या होगा कि काफी सारे जो डस्ट पार्टिकल्स और जो बैक्टीरियाज वगैरह है ना, ये इस म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो सीलियाज है ना, ये सिंक्रोनाइज मैनर में वर्क करेंगे। सिंक्रोनाइज यानी कि ये तमाम सीलियाज एक ही साथ अपवर्ड मूव करेंगे और एक ही साथ डाउनवर्ड मूव करेंगे। ओके, सो इसी सिंक्रोनाइज वे के थ्रू ये जो म्यूकस है ना, जिसके अंदर डस्ट पार्टिकल एंड बैक्टीरिया मौजूद है, ये बेसिकली चला जाएगा ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, और ईसोफेगस के बाद ये चला जाएगा स्टमक के अंदर। फिर स्टमक के अंदर अब चूंकि HCl मौजूद है, ये HCl क्या करेगा कि इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा, जो बैक्टीरिया मौजूद है इन द म्यूकस। ओके, so in some system like respiratory system where there is a greater risk of entry of pathogenic organism through the air, the mucosa trap the microorganism and is clarified, and its ciliated surface flushes off the contaminated mucus outside so as to avoid the retention of the dust, dirt, pathogenic microorganism inside, thereby playing important role in the first line defense। ठीक है, ये सारी बात मैंने आपको बता दी। तो बेसिकली जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, वहाँ पे होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना, वो म्यूकोजा सीक्रेट करती है, और वहाँ पे काफ़ी सारे सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब जितने भी डर्ट, डस्ट और जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो ट्रैप हो जाते हैं टू द म्यूकस। ठीक है, और फिर सीलियाज जो है ना, इन एपिथेलियल सेल्स के, वो सीलियाज जो हैं उसी म्यूकोजा को डाल देती हैं फ्रॉम ट्रेकिया टू द ईसोफेगस। ठीक है, या तो उसे ईसोफेगस के अंदर डाल देती हैं, या तो हम उसी म्यूकस को हम अपने माउथ के थ्रू बाहर फेंक देते हैं। ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम। सो दीज आर द मेनी सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स, और ये जो आप देख रहे हो ना, दीज आर द सीलियास। ओके, so the hair present on our nose do trap the dust, dirt from the inhaled air, thus make it sure that the air passing into the rest of the air passageway should be free of such contamination। ठीक है, बेसिकली हमारे नोज के अंदर जो हमारी नेजल कैविटी है, ठीक है, जो नेजल कैविटी क्या है, जो हमारे नोज के अंदर कैविटी होती है ना, उसे हम नेजल कैविटी कहते हैं। ओके, सो हमारे नोज के अंदर भी काफ़ी सारे हेयर्स मौजूद होते हैं, जो कि हेयर्स क्या करते हैं, डस्ट को, डर्ट को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, ताकि बाकी जो हवा है ना, जो कि हमारे लंग्स में जा रही है, वो साफ सुथरी जाए। ओके, सो द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल लेयर। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यानी कि जो ट्रेकिया वगैरह है, उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है, वहाँ पे काफ़ी सारे सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। अच्छा, यहाँ पे जो एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं ना, वो सीलिएटेड होते हैं और वो कॉलमनर होते हैं। ठीक है, ऐसे कॉलम की तरह होते हैं। देखिए, हमारे बॉडी में कुछ जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो ऐसे स्क्वैमस होते हैं। ठीक है, स्क्वैमस होते हैं, कुछ बेसिकली क्यूबॉइडल होते हैं, ऐसे क्यूब की तरह, और कुछ जो है ना ऐसे फ्लैटेंड होते हैं।
ठीक है, और कुछ जो है वो कॉलमनर होते हैं। ओके, सो बेसिकली हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं, उन एपिथेलियल सेल्स का जो शेप होता है दैट इज द कॉलमनर शेप। ओके, इट कंटेन्स न्यूमेरस म्यूकस सिक्रेटिंग म्यूकस ग्लैंड्स। ठीक है, सो इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर काफी सारे म्यूकस सिक्रेटिंग म्यूकस ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ड्यू टू द म्यूकस द डस्ट एंड जर्म स्टिक टू इट व्हिच इज रिमूव्ड बाय द सिंक्रोनाइज्ड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द cilia upward to the pharynx. It either pushes into the esophagus or removed from the through the mouth। ठीक है, अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पाई जाती है, वो म्यूकस सिक्रेट करती है, और जो म्यूकस है ना उसके अंदर जो हवा के अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो जर्म्स है वो वहाँ पे फंस जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं। फिर जो सीलियाज है वो सिंक्रोनाइज मैनर में मूव करते हैं। ठीक है, सिंक्रोनाइज मैनर यानी कि एक ही साथ वो अपवर्ड मूव करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो म्यूकस है ना जिसके अंदर डर्ट एंड डस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, वो बेसिकली हमारे फेरिंग्स के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, फिर फेरिंग्स के बाद वो ईसोफेगस के अंदर चले जाते हैं। ओके, सो फेरिंग्स के थ्रू या तो वो ईसोफेगस के अंदर चला जाएगा वो म्यूकस, या तो हम इस म्यूकस को अपने माउथ के थ्रू बाहर निकाल देंगे।